आज हमने पढ़ना है वल्केनोज एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। हेडिंग डालिएगा वल्केनोज एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अलग एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ और बाकी की जो थ्योरीज पढ़ी है उसके अलावा। हेडिंग डालेंगे आप वल्केनोज एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वल्केनोज एंड वल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है। तो वल्केनो आपको अब तक पता चल चुका है कि क्या चीज़ है, ठीक है। पता है क्या होता है, जैसे आपकी ये पूरा अर्थ का इंटीरियर है, मान लो पूरा अर्थ का इंटीरियर। जैसे एक बॉल से मैं एक केक का, एक पुडिंग का पूरा गोला बनाया और उसमें से एक मैं पीस निकाल रही हूँ, तो ऐसे करके ये ट्रायंगल का मैंने पूरा निकाला। तो यहाँ से एक होता है आपका क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट वो जिस पे आप खड़े हो, ठीक है। नीचे होता है बीच में मेंटल और उसके सबसे नीचे होता है कोर। ये पूरा का पूरा हार्ड है। ये जो मेंटल होता है ये क्या होता है, सेमी सॉलिड। इस सेमी सॉलिड में होता क्या है, इस वाले पोर्शन में मैग्मा। यही मैग्मा कैसे बाहर निकलता है, जब या तो ये आपकी प्लेट्स जो हैं ऊपर की, ये या तो दूर जाएं एक दूसरे से या तो पास आए। पास आती हैं तब भी मैग्मा निकलता है, दूर जाती हैं तब भी मैग्मा निकलता है। समझ रहे हो, ये इरप्शन होती है और जब ये इरप्शन होती है मैग्मा निकलता है तो ये वल्केनिक इरप्शन की फॉर्म में निकलता है। क्लियर है आर्यन, क्लियर है योगेश, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ 2-3 बार, तो इसको तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। आपके लिए ये रिपीट किया गया है कि वल्केनिक इरप्शन होती कैसे हैं, ठीक है। ये सेमी सॉलिड होता है, लेकिन आपने देखा है लावा सेमी सॉलिड नहीं होता है, लावा लिक्विड फॉर्म में होता है। लावा तो सेमी सॉलिड नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड में निकल रहा है, लावा लिक्विड फॉर्म में होता है ना। वो इसीलिए क्योंकि जब तक ये मैग्मा अंदर होता है, इस मैग्मा के ऊपर काफी प्रेशर होता है। ऊपर पूरी क्रस्ट का क्या होता है, काफी प्रेशर। उस प्रेशर के कारण होता क्या है कि ये इसका एक तरीके से होता है ना कि किसी भी चीज पे अगर आप प्रेशर देते हो ना तो वो सॉलिड की तरफ जाती है। समझ रहे हो, मतलब अगर सेमी सॉलिड है तो सॉलिड बनेगी, अगर लिक्विड है तो सेमी सॉलिड की तरफ जाएगी। यानी कि अगर किसी चीज पे आप प्रेशर दोगे तो वो आपस में बाइंड होती है और ज्यादा, जिसकी वजह से ये सेमी सॉलिड है। लेकिन जैसे ये बाहर निकलता है तो इसका प्रेशर रिलीज हो गया। प्रेशर रिलीज होने से होता क्या है कि ये जो निकलता है ये थोड़ा लिक्विड निकलता है, इसीलिए जब ये बाहर निकलता है इसे मैग्मा ना बोल के लावा बोला जाता है। समझे आप मेरी बात, समझा मेरी बात, ठीक है। तो वल्केनोज का सबको पता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो वल्केनिक इरप्शन जब होती है तो इस तरीके से होती है कि अंदर से इस तरीके से एक पाइप होती है, जिससे मान लो ये लैंड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अंदर से ऐसे करके ये निकला, यहाँ से ये जब बाहर गिरा तो ये जब बाहर गिर रहा है तो ये थोड़ी टाइम बाद सूख जाएगा। उसी सूखने से क्या बन जाएंगे, थोड़े से रॉक बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे कौन सा बन जाएगा, वल्केनिक कौन बन जाएगा। समझ रहे हो, माउंटेन सा बन रहा है ना, ये बन रहा है ना माउंटेन, ठीक है। एक तो तुम मेरी पीठ के पीछे बैठे, तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो समझा मेरी बात। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये जो अंदर है, अभी मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, आपने भी बनाना है वो। मतलब यहाँ से ये मैग्मा आ रहा है, यहाँ से ये मैग्मा आ रहा है, ये धरती के मतलब ये लैंड के थोड़ा नीचे, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, तो ये जहाँ से आ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, वेंट। क्या बोलेंगे, वेंट। यानी ये पाइप जहाँ से ये आ रहा है, ऐसा नहीं कि सच में पाइप लगी है कोई, बट जब निकलता है तो ऐसे प्रेशर से निकलता है ना, समझ रहे हो। अब जब निकला ये यहाँ से सीधा प्रेशर से, तो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, और कुछ टाइम बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने के बाद ये कोन की शेप ले लेगा। कोन की शेप लेने के लिए इसको हम बोल देंगे, कौन सा नाम दे देंगे इसको, वल्केनिक कोन। और ये जो ऊपर है जहां से ये निकल रहा था, इसे हम नाम देते हैं क्या, पता है किसी को, इसे नाम देते हैं हम क्रेटर। याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेटर,
समझ रहे हो, जहां से ये निकल रहा है वो जो ऊपर का माउथ है उसका, उसे नाम दिया जाता है क्रेटर। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर ही बोलते हैं, हिंदी में भी क्रेटर बोलते हैं, समझ गए। क्रेटर को क्रेटर ही बोला जाता है। ये क्या है आपका वोल्केनिक कोन जो बाहर बना है, क्या है ये, वोल्केनिक कोन। अब कई बार होता क्या है, आपने देखा है कभी कई बार खेतों में पानी दिया जाता है ना, कई बार तो कई बार होता है मिट्टी वगैरह फंस जाती है पानी देते हुए या कुछ ऐसा हो जाता है, फिर उस मिट्टी को अगर निकालना जाए तो वो मिट्टी सूख के उसको चोक कर देती है, पाइप को कर देती है ना, चोक कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब दोबारा से उसको खोलने के लिए हाई प्रेशर से थोड़ा पानी छोड़ा जाता है तो एकदम से ऐसा लगता है ब्लास्ट हुआ, समझ रहे हो। तो वैसे ही ऐसा भी तो हो सकता है कि लावा इसी के अंदर थोड़ा बहुत रह जाए और उस रहने के कारण ये पाइप का गला चोक हो सकता है ना चोक। उसके बाद अब इजीली तो निकलेगा नहीं लावा, इसके लिए क्या होगा, अब अगली बार जब लावा निकलेगा ना, अगली बार जब लावा निकलेगा तो ज़्यादा हाई प्रेशर से निकलेगा, और ज़्यादा हाई प्रेशर से निकलेगा तो इसको उड़ा देगा, क्योंकि ये बंद था ना, अभी तक यहाँ से बंद था, हाई प्रेशर बनता जाएगा तो जब बनेगा तो ये इसका ऊपर का एरिया भी उड़ा देगा और इसका माउस बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, समझ रहे हो अनुभव। पहले नॉर्मली निकला, अगली बार क्या हुआ, पिछली बार का जो निकला था वो रह गया उस पाइप में फंसा हुआ, उस वेंट में फंसा हुआ, अब उसके कारण क्या हो चुका है, वो सूख चुका है। जैसे बाहर कोन बना सॉलिडिफाई हो गया, अंदर भी चोक हो गया उसका गला, जिसके कारण अब अगली बार जब जाएगा तो हाई प्रेशर से इतना जाएगा कि इसको यहाँ पे एक तरीके से ब्लास्ट होगा और ये ऊपर का पूरे चिथड़े उड़ जाएंगे और इतना इतना क्या बन जाएगा इसका माउथ। अब ये जो ज्यादा बड़ा माउथ होता है ना, इसे लिख लो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कार्डलेरा, सॉरी ये क्रेटर ऊपर था ना, हाँ कैल्डेरा, 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 हिंदी में भी कैल्डेरा कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना बिग माउथ। अगर 2 हफ्ते बाद पढ़ोगे तो फिर नहीं पता लगेगा क्या है कैल्डेरा और क्या है क्रेटर, ठीक है, क्लियर है। रुको यार सीधे, ये देखो क्रेटर छोटा माउथ और कैल्डेरा बिल्कुल नीचे तक जो खुल चुका है। देखो ये वोल्केनिक कोन, ये अंदर वाला वेंट है और ये क्रेटर है, ठीक है। कैल्डेरा इसमें दिया नहीं है, समझ गए ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही थी, समझ गए। चलो आगे, तो ये क्लियर हो गया आपको, क्लियर हुआ ये। अब जब ये वोल्केनिक इरप्शन होती है, जब ये वोल्केनिक इरप्शन होती है तो आपको नहीं लगता कि कुछ एशेज भी निकलेंगे यहाँ से, ऐसे थोड़ा सा साइड पे बनाती हूँ मैं, ये मान लो आपका क्या है क्रेटर। तो जब इसमें से निकला तो कुछ कुछ छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे इस वोल्केनिक इरप्शन से निकले हुए, वो इन डस्ट पार्टिकल्स को कहा जाता है सिंडर। मैं लिखवाने भी वाली हूँ आपको कि क्या क्या होता है, सिंडर क्या होता है, ये क्या होता है, बट फिलहाल समझ आ गया क्या होता है, ठीक है। सिंडर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल जो कि इसके साथ निकलते हैं, ठीक है, क्लियर है, और क्लियर है, आगे बढ़ो फिर। अच्छा आपको पता है ऐसा जो ये कैल्डेरा वाला नहीं बताया मैंने आपको, कैल्डेरा एक महाराष्ट्र में है, ऐसा एक लेक है, ऐसा माना जाता है कि वो एक कैल्डेरा है, कैल्डेरा, ठीक है। नाम मैं बता देती हूँ आपको, लुनार लेक, देखा किसी ने कभी, लिख लो इसके बारे में, कई बार एक आध नंबर में पूछ लेते हैं। लिखो इन महाराष्ट्र ब्रैकेट में लिख लो बुल्धान डिस्ट्रिक्ट में, इन महाराष्ट्र बुल्धान डिस्ट्रिक्ट में क्या पाया जाता है, लुनार लेक,
ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया गया है, क्रेटर लेक, क्रेटर लेक, समझा आप मेरी बात, क्रेटर लेक लग रहा है आपको। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कई साल पहले जब भी ज़्यादा लोग थे नहीं, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो है वो इसके ऊपर गिरा है, इस वाले हिस्से पे बहुत बड़ा गिरा है, जिसकी वजह से ये निशान बन गया और उसी के पास बस गया क्या, लेक, समझे मेरी बात। तो इसे क्या क्या कंसिडर किया जाता है, ये है क्या, लूनार लेक, इसे क्रेटर लेक या फिर एस्टेरॉयड लेक भी कहा जाता है, क्लियर है। आर्यन लग रहा है पता। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, इसी से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स क्या बोलेंगे हिंदी में, टर्मिनोलॉजीज को बोलते हैं कुछ, टर्मिनोलॉजीज लिख लो, मतलब यही क्रेटर क्या होता है, कैल्डेरा क्या होता है, सिंडर क्या होता है, वेंट क्या होता है, वही ये टर्म्स है ना, एक इनको समझना है हमने कि क्या क्या है, इसी कौन से रिलेटेड है, वोल्केनिक कौन से। सबसे पहला लिखेंगे आप क्रेटर, अब यार इसको हिंदी में कैसे समझाऊं मैं, क्रेटर, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लिख लिया, हेडिंग डाली, अनुभव डाली हेडिंग, क्रेटर लिखिए। इट इज द डिप्रेशन, इट इज द डिप्रेशन, आपको समझ आ गया ना क्रेटर क्या होता है, आप लोगों को जो हिंदी मीडियम है समझ आ गया ना क्रेटर क्या होता है। अब आपने एनसीईआरटी से देख लेना ये हिंदी में इसको एक तरीके से कैसे एक्सप्लेन किया है, समझ तो आ गया ना कि जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो जो उसका ऊपर का मुंह बनता है उसी को क्रेटर कह रहे हैं, उसी को इंग्लिश वालों को मैं उसमें लिखवा रही हूँ एक, हाँ जी शब्दावली, ठीक है, लेकिन बड़ा सारा इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि मैं ऐसे हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगी, लेकिन आपको बुक में मिल जाएंगी वो, ठीक है, क्लियर है। द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ वोल्केनिक वेंट, द डिप्रेशन फॉर्म एट द माउथ ऑफ वोल्केनिक वेंट, द डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ वोल्केनिक वेंट। सेकेंड टर्म लिखेंगे कैल्डेरा, कैल्डेरा सेकेंड टर्म है कैल्डेरा, समझा दिया है मैंने आपको क्या होता है कैल्डेरा भी और क्रेटर भी। अनुभव क्या होता है कैल्डेरा, हाँ जो बड़ा मुंह बन जाता है उसी को कैल्डेरा, तो डिफरेंस पता है ना, क्रेटर यानी कि ऊपर का छोटा मुंह, कैल्डेरा यानी कि जब वो चोक होके फटता है तो उसके बाद जो बड़ा बनता है वो क्रेटर, सॉरी कैल्डेरा। कैल्डेरा लिखिए, अ कैल्डेरा में बी डिफरेंशिएटेड, a caldera may be differentiated on the basis of size and mode of eruption, size and mode of eruption, size and mode of eruption, size and mode of eruption। तीसरी टर्म लिखेंगे शब्दावली, तीसरी वोल्केनिक कोन, वोल्केनिक कोन, तो वोल्केनिक कोन सबको पता क्या होता है, बता दिया ना मैंने, जो एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म है, लिख लीजिए इट इज एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव यानी बाहरी, जो उस लावा से बाहरी आकृति बन रही है ना उसको बोल दिया जा रहा है क्या, वोल्केनिक कोन, समझे, अरे लगा पता, ठीक है, लावा से जो बाहरी आकृति बनी ना ये इसके सूखने के बाद, उसी को क्या कह दे रहे हैं हम, वोल्केनिक कोन, ठीक है। अगला लिखिए टेफ्रा, देखो टेफ्रा क्या होता है, लिखिए फ्रेगमेंटेड रॉक, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ। फ्रेगमेंटेड रॉक, फ्रेगमेंटेड रॉक, फ्रेगमेंटेड यानी टूटी हुई बेसिकली, ठीक है, टूटी हुई चट्टाने, फ्रेगमेंटेड रॉक एंड पार्टिकल्स इजेक्टेड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। देखो सिंडर क्या होता है मैं बता दूं आपको, सिंडर होता है जैसे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, ऐश से निकलती है वैसे, और ये जो टेफ्रा मैंने आपको बताया, टेफ्रा होता है, अब जब फटेगा वो तो साथ में जो ऑलरेडी रॉक बन चुका है वो भी तो फटेगा, ऊपर का वो पूरा उड़ गया तो वो भी तो फ्रेगमेंटेड रॉक्स हुए ना, एक रॉक बन चुकी है ना, लावा के सूखने के बाद रॉक ही बनती है, इतना तो पता ना सबको, लावा जब सूख जाता है उसके बाद चट्टान ही बनती है, सूखता है वो, ठीक है, तो जब वो सूख के
चट्टान बन चुकी है और उसकी पाइप भी चोक हो चुकी है। तो जब वो फटेगा, जब क्या कैल्डेरा बनेगा, उस टाइम पे एक तो वल्केनिक इरप्शन जो नीचे से हुई उसके डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे, वो जो डस्ट पार्टिकल या ऐश बोल लो वो उड़ेगी, उसको सिंडर बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो चट्टान के टुकड़े हैं उन्हें हम क्या बोल दे रहे हैं, टेफ्रा। समझ आई, समझ आ गई अनुभव? बस ये याद रखना है आपने, सुन के बस मत चले जाना कथा। एक बार दिखा देती हूँ अगर दिखता है तो। टेफ्रा, अरे यार ये तो कोई जगह है क्या? व्हाट इज वल्केनिक टेफ्रा? फ्रेगमेंटेड रॉक्स और ये भी निकल रहा है ना साथ में, समझ रहे हो? इसी को टेफ्रा कह रहे हैं, समझे? अगली हेडिंग, लहर, LAHAR, लहर। दिखाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से पता लगा। LAHAR, जब वल्केनिक इरप्शन होती है ना, ठीक है, वल्केनिक इरप्शन होती है तो इतना सारा डस्ट, वही फ्रेगमेंटेड रॉक्स है ना, तो उस टाइम पे अगर बारिश हो जाए तो वो सारा का सारा मलबा बह के कहाँ जाएगा? कहीं जंगलों में, उसके आसपास जंगल में, सड़क में, कहीं भी चला जाए, है ना, तो एक बात बनाएगा, उसी मलबे को बेसिकली लहर बोला जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? दिख रहा है आपको कि ये वल्केनिक इरप्शन हुई और ये निकलता निकलता लहर बनने लग पड़ी नीचे। अब इसके पाथ में जो चीज़ आएगी उसको डिस्ट्रॉय करेगा, चाहे वो पेड़ हैं चाहे पौधे हैं, ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है ये भी। ये देखना, ये लहर। तो आपको टेफ्रा और लहर में डिफरेंस पता लगा? टेफ्रा क्या है? फ्रेगमेंटेड रॉक्स और वो एशेस जो निकल रहे हैं, और लहर क्या है? ये मलबा जो कि यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और नीचे बहेगा, एशेस का हो चाहे ये हो, जहाँ जहाँ जाएगा उधर उधर उजाड़ जाएगा सब कुछ। ये गर्म होता है ना, क्योंकि काफ़ी, मैंने आपको फोटो भेजूंगी, वीडियो भेजूंगी आज शाम को, कैसे लहर जब चल रही होती है तो कैसे जंगलों को तबाह कर देता है, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? अब हम पढ़ेंगे वल्केनिक प्लग। वल्केनिक प्लग, वल्केनिक प्लग क्या? ये मैं टर्मिनोलॉजीज इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि जब आपको लिखना पड़ जाए पेपर मेंस का तो आप अच्छे वर्ड्स यूज कर सको। ये ना कि डस्ट पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम द लावा फलाना ये वो, है ना, सीधा वर्ड यूज करो। सिंडर, टेफ्रा, लहर, सीधा वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और क्या पता है एमसीक्यूज में आपको इस सिंगल वर्ड के बारे में पूछ ले, इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजीज, ठीक है? देखिए वॉल्केनिक प्लग, वॉल्केनिक प्लग वही है जो अंदर जब पाइप चोक हो जाती है ना उसकी, उसी को वॉल्केनिक प्लग बोल देते हैं। लिखिए लावा फिल्ड वॉल्केनिक पाइप, लावा फिल्ड वॉल्केनिक पाइप, लावा फिल्ड वॉल्केनिक पाइप, लावा फिल्ड वॉल्केनिक पाइप, लावा फिल्ड वॉल्केनिक पाइप। क्लियर है? क्लियर है? अब पढ़ते हैं एसिडिक एंड बेसिक लावा क्या होता है। हेडिंग डालिए एसिडिक एंड बेसिक लावा। देखो लावा दो प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ाने वाली हूँ।
एसिडिक लावा पता कौन सा वाला लावा होता है, जिसमें सिलिकेट्स जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। सिलिकेट एक मिनरल है जो कि ज़्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। जिस नींद आ रही है पक्का, फिर आंखें क्यों ऐसे ऐसे करके ऐसे रहती हैं, इनको ठीक कर तो ठीक है। सिलिकेट्स जिसमें ज़्यादा हो, सिलिकेट एक मिनरल है, मैं बताऊंगी इसकी वजह से होता क्या है, और जिसमें सिलिकेट थोड़ा कम होगा वो क्या कहलाएगा। डिफरेंस क्या है इन दोनों लावा में? डिफरेंस ये है कि इसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी समझते हो क्या होती है, बताओ? विस्कोसिटी ज़्यादा होना मतलब क्या मतलब? हाँ जी, तेज फ्लो करेगा। अच्छा, कम तेज फ्लो करेगा। विस्कोसिटी ज़्यादा मतलब कि फ्लो उसका कम रहेगा, यानी कि ये थोड़ा थिक रहेगा। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है ना आपको सिंपल वे से, तो इसको मान लो हनी, शहद, और इसको मान लो वाटर। ये वाटर की तरह रनी होगा यानी इजीली फ्लो कर जाएगा, ये शहद की तरह होगा। शहद और पानी को फेंक के देखो, पानी उधर पहुंच जाएगा और शहद उधर ही टिका रहेगा। समझ रहे हो? है दोनों ही लिक्विड है, दोनों लिक्विड फॉर्म में आते हैं। शहद कोई सेमी सॉलिड तो है नहीं, लिक्विड फॉर्म में है ना। शहद को थोड़ा सा जमा दो फिर वो थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड में आता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हनी यानी कि एसिडिक लावा हनी नहीं है, लेकिन वैसी कंसिस्टेंसी जिस लावा की होती है वो होता है एसिडिक लावा। अब इसकी विस्कोसिटी हाई क्यों है? हाई विस्कोसिटी लिख लो, हाई और इसकी लो विस्कोसिटी। हाई विस्कोसिटी की वजह से होगा क्या, क्या होगा? फ्लो कम कर पाएगा ये। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा वो एक तरीके से रेजिस्ट करेगा फ्लो करने से, और जिसकी लो विस्कोसिटी वो इजीली रन करेगा। क्लियर है? एसिडिक लावा और बेसिक लावा में पता लगा अंतर? लग गया पता? चलो आगे बढ़ो फिर। ठीक है। अब वेल्केनो भी दो तरह का होता है, एक तो जो आप बाहर देखते हो, एक थोड़ा अंदर भी तो जाता है, कई बार अंदर अंदर भी तो रहता है। तो लिख लो, एक में बनेगा वेंट और एक में बनेगा फिजर। फिजर यानी दरार। वल्केनिक इरप्शन दो तरह से होती है ना। वेंट कब बनता है? जब एक प्लेट धंस जाएगी और दूसरी वही रहेगी। समझ रहे हो? एक प्लेट धंसेगी तब बनता है ना वेंट, तब जाके ऐसे होता है। ज्वालामुखी का उद्गार जैसे आप देखते आए हो, वैसा वाला कब होता है? जब देखो प्लेट्स मूव करती है ना, पता है आपको मूव करती है, कैसे मूव करती है? क्योंकि उनके नीचे का जो मैग्मा है वो मूव करता है। मैग्मा, ये दो प्लेट्स हैं, मैग्मा अगर ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ को तो ये प्लेट्स दूर जाएंगी, है ना। और अगर मैग्मा ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो ये प्लेट्स पास आएंगी, और जब पास आएंगी तो इतना प्रेशर बनेगा कि एक अंदर धंस जाएगी, इनमें से जो भारी होगी। यही बताया था ना मैंने आपको, याद होगा, है ना। तो अब होता क्या है कि जब कन्वर्ज कर रही हैं प्लेट्स, जब कन्वर्ज कर रही हैं हमेशा वेंट बनता है, वल्केनिक कोन्स तब बनते हैं। और जब ये होता है, दरार आती है, कब आती है दरार? जब डाइवर्जेंस होती है, यानी कि जब दूर जाती हैं प्लेट्स का। ऐसे अगर जा रहा है तो प्लेट्स दूर जाएंगी ना, दूर जाने से भी क्या होगा? आपस में दरार आएगी, उसी दरार से वो नीचे से निकलने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो समझ आ गया आपको? और लगा पता क्या है ये? ठीक है, तो ये लिख लो, इट विल फॉर्म सी फ्लोर। फीजर से क्या बनेगा? ये वल्केनोस के पॉसिबल पाथ बता रही हूँ आपको मैं कि वल्केनोस कैसे कैसे निकल सकता है। ऐसे लिख लो, पॉसिबल पाथ्स ऑफ वल्केनो। यानी कौन कौन से पाथ हैं जिनसे वल्केनो बाहर निकल सकता है? एक तो वेंट के थ्रू, वही जो पाइप बताई मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, समझ रहे हो, और एक फिजर के थ्रू यानी दरार के थ्रू। ये जो है वेंट, ये क्या फॉर्म करेगा? कॉनिकल शेप। लिख लो, इट विल बी
इट विल बी इन कॉनिकल शेप, ठीक है, कौन सा बनेगा जैसे मैंने आपको बताया। और ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म सी फ्लोर। सी फ्लोर आपको पता है अब क्या है ना, अब तक आप जान चुके हो जो शुरू से क्लासेस लगा रहे हैं। इट विल फॉर्म सी फ्लोर। आर्यन कोशिश करनी है कि पिछली क्लासेस फटाफट से कंप्लीट कर लो ताकि जो करंट चल रहा है ना वो आपको ज़्यादा से अच्छे समझ आएगा, ठीक है। कोशिश करो कि वो पिछली क्लासेस आपने देखी, वो पिछली क्लासेस नहीं देखी, आपने देखी, कितनी देख लिया आपने, लेकिन लेक्चर वाइज देखना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके, हाँ ठीक है। आप लोग भी देखो पिछली क्लासेस, तभी ये समझ आने वाला है ज़्यादा अच्छे से। कोशिश मैं कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत बताऊँ, बट पूरा तो मैं नहीं बता सकती ना, जो पीछे हो चुका है, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है। क्लियर है ये। अब लिखिए वल्केनिक टाइप्स या टाइप्स ऑफ वल्केनो। पहले टाइप्स ऑफ लावा पढ़ा ना, अब टाइप्स ऑफ वल्केनो। टाइप्स ऑफ वल्केनोज। एक तरफ लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। हिंदी में लिखेंगे उद्गार के मार्ग के आधार पर, उद्गार के मार्ग के आधार पर मतलब किस तरीके से इरप्ट हो रहा है वो, उसके बेसिस पे। या तो दूसरी तरफ लिखो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की अवधि के आधार पर। यानी कि एक तो टाइप्स ऑफ वल्केनो हम पढ़ेंगे कि वो किस माध्यम से निकल रहा है, समझ रहे हो, वेंट के या फिजर के। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि वो निकल कब रहा है और कितने साल में कितनी बार निकल चुका है, या हर साल उद्गार हो रहा है उसका, या 10 सालों में एक बार हो रहा है, या एक बार हुआ है उसके बाद हुआ ही नहीं है, या एक बार हुआ है और उसके बाद 50 साल बाद हुआ है, ठीक है। उसके मतलब पीरियड के हिसाब से उसको जज करेंगे अब हम। तो एक तरफ लिखिए सेंट्रल इरप्शन, एक तरफ लिखिए फिजर इरप्शन, जो कि आप ऊपर जो मैंने बताया वही है। एक तरफ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबसे पहले यही वाला पढ़ेंगे ना। सेंट्रल इरप्शन, केंद्र उद्गार, फिजर इरप्शन, दरारी उद्भेदन, दरारी उद्भेदन, दोनों मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये सेंट्रल इरप्शन कब होगी, केंद्र उद्गार कब होगा, जब वेंट बनेगा, है ना, यानी कि जब आपस में कन्वर्जेंस होगा। ये तभी होगा ना जब क्या होगा, आपस में कन्वर्जेंस, यानी टकराना आपस में। और ये कब होगा, जब होगा ठीक है। तो अगर सेंट्रल इरप्शन होती है यानी केंद्र उद्गार होता है तो इससे बनेंगे क्या, वोल्केनिक कोन्स,
ऐसे बना लो जो बनाया था पहले, ऐसे करके ऐसे उद्गार हो रहा है, वेंट पाइप बन रही है और ऐसे ऐसे होके क्या बनेंगे यहाँ पे, ये वेंट बनी और ये क्या बन गया, वल्केनिक कोन। समझे, समझ आ रहा है, आर्यन अनुभव लग रहा पता। और इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, सी फ्लोर स्प्रेड होगा। एक तो बता चुकी हूँ आपको मैं, सी फ्लोर स्प्रेड होगा और दूसरा क्या होगा, प्लेट्यू बनने के भी चांसेस रहते हैं, प्लेट्यू बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ, ये लिख लिया आपने, प्लेट्यू यानी कि पठार और सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र के अंदर ही फ्लोर स्प्रेड होता जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे वोल्केनिक कोन को ज्वालामुखीय शंकु, ज्वालामुखीय शंकु। यहाँ हो अब पीरियोडिसिटी के बेसिस पे लिखिए, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। इसके आधार पर एक्टिव, डोरमेंट, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट। एक्टिव यानी सक्रिय, ये प्रसुप्त और शांत। ठीक है, एक्टिव यानी कि सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि काफ़ी मतलब एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे उसमें से वल्केनिक इरप्शन देखने को मिलती रहती है। तो उस वल्केनो को क्या बोल देंगे हम, एक्टिव वल्केनो। यानी मान लेते हैं अंडमान निकोबार में एक कोई वल्केनो है, एक कोई आइलैंड है जहाँ पे कंटिन्यूस क्या होती रहती है, वल्केनिक इरप्शन। कंटिन्यूस इन द सेंस आज हो रही है तो फिर कंटिन्यूस होती रहेगी, कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद होती रहेगी, कंटिन्यूटी में है। तो उस वल्केनो को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वल्केनो। डोरमेंट जो होता है, ये एक बार तो हुआ है उद्गार इसका, लेकिन अब फ्यूचर में इसका हो सकता है कभी भी उद्गार, समझ रहे हो, मतलब टाइम टू टाइम एक बार हुआ है, अब काफी टाइम से नहीं हुआ है, लेकिन अभी ऐसे नहीं बोल सकते कि ये अब नहीं होगा, इसका उद्गार कभी भी हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डोरमेंट। और एक्सटिंक्ट यानी कि अब वो एक जमाने में वो एक्टिव वल्केनो था, आज वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब उसमें से वल्केनिक इरप्शन नहीं होती है। क्लियर है मेरी बात, समझ गए आप, एक्टिव, डोरमेंट एंड, याद रहेगा ये आप जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, वर्ल्ड मैपिंग में, उसमें आपको कई सारे वल्केनोस है जो याद करने पड़ते हैं कि ये वाला वल्केनो एक्टिव है, ये वाला वल्केनो डोरमेंट है, ये वाला एक्सटिंक्ट है। समझे मेरी बात, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल लिख लो एक्टिव के कुछ, मैं आपको कुछ वल्केनोस के एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल लिखिए सबसे पहले एक्टिव के। अभी आप जब पढ़ोगे ना मैपिंग वर्ल्ड की, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा ओजस डेल सलेडो क्या है और ये क्या है वो क्या है। देखिए एक्टिव के लिखेंगे सबसे पहले, सबसे पहला है ओजस डेल सेलेडो, ओजस डेल सेलेडो। ठीक है कहाँ पे ये, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पे है, कोई बताएगा, कौन से कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना, बताओ, साउथ अमेरिका में। ठीक है, आगे लिखो कोटोपैक्सी, जैसे आपको पूछे कोई व्हाट आर एक्टिव वल्केनोस, तो आप लिखो और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी देने आपने। ठीक है, कि ये जैसे कि ये वाले वल्केनोस हैं, ये एक्टिव वल्केनो का, ये पड़ता है आपका इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ पे है, ये भी साउथ अमेरिका में है, पता ही नहीं है कुछ। माउंट एटना, इटली, माउंट एटना इटली। कैमरून,
अफ्रीका। इटली कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है इटली? कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। तो बताना होता है कौन सी दुनिया में खोया है? हैं कैमरून में? अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका में है। हाँ कैमरून अफ्रीका में है। अगला लिखो बैरन आइलैंड। ये जो बताएगा उसके लिए तालियां बजाएंगे सारे। ये कहाँ पे है बैरन आइलैंड? कौन से कॉन्टिनेंट में है या कौन सी कंट्री में, कंट्री का हिस्सा है ये? एशिया में। और कौन सी कंट्री? याद नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा याद? करो याद। तालियां बजाने के फिर हम तैयार रहेंगे तालियां बजाने के लिए। आर्यन जी प्लीज बताइए। बैरन आइलैंड सुना नहीं है आपने? सुना है। कहाँ? दादू से, नानू से, पूरा पूर्वजों से, अपने किसी से? बेवकूफों। इंडिया में है ये, अंडमान निकोबार। बेवकूफ कहीं के। एशिया तो पहुंच गए तू, लेकिन एशिया में ही पता लग रहा है तुझे कहाँ पे है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कितना आता तो रहता है ये न्यूज़ में, और इतना फेमस है ये तो कि ये एक्टिव वल्केनो है एक अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार किसका भाग है ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे ना, पता नहीं। फिर डोरमेंट वल्केनोज के एग्जाम्पल लिखेंगे। डोरमेंट वल्केनो लिख लिया ये। लिखिए इसमें डोरमेंट क्या, कौन से वाले वल्केनो जो कि काफी टाइम से जिनका उद्गार नहीं हुआ है, वल्केनिक एरप्शन नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो वल्केनो का नाम है। इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ है? साउथ अमेरिका। याद भी रखना है साथ में। ऊपर कौन सा पढ़ा था हमने? कोटापेक्सी। सेकंड एग्जांपल है इसका नारकॉन्डम। नारकॉन्डम ये कहाँ है? इंडिया में। कहाँ? और एशिया में कहाँ? चंबा। हाँ ये भी अंडमान निकोबार में है। ये भी अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ये एक भाग है। एक्सटिंक्ट का लिखिए, एक ही है। एक ही है, किलिमंजारो। अभी आपको थोड़े अजीब लग रहे हैं नाम ये एक टाइम बाद। किलिमंजारो। अब ये किलिमंजारो पता किसका हिस्सा, मतलब कहाँ पे पाया जाता है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, तंजानिया अलग। अफ्रीका। अमेरिका। ठीक है भाई, टाइम कितना हुआ एक बार चेक करो। पूरा एक हुआ है। एसिड और बेसिक लावा का एक बार डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए अगली, एसिडिक एंड बेसिक लावा। एसिडिक एंड बेसिक का लग गया ना पता, अलग अलग लावा होता है, वही लिखना है। एसिडिक एंड बेसिक लावा। एसिडिक एंड बेसिक लावा। अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय और क्षारीय लावा। एक तरफ लिखेंगे मोर अमाउंट ऑफ सिलिकेट्स, जो कि आपको मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। ऐसे ही लगाना है बीच में, सिलिकेट्स ऐसे लिख लो, ज्यादा ऐसे लिखो सिलिकेट्स और ऐसे लगा दो, और यहाँ भी लिख लो
सिलिकेट्स। और बनाना है ये मत सोचना पीछे लिख लिए तो अभी नहीं लिखेंगे, कुछ और चीज़ें भी ऐड करवानी है, ठीक है। इसमें सिलिका 80% होता है, सिलिका जो है, सिलिका ये सिलिकेट्स, इसमें कितना होता है 80%। एसिडिक लावा में कितने परसेंटेज में पाया जाता है 80%। और इसमें 60% होता है सिलिका, सॉरी 40% सिलिकेट्स और 60% अदर मिनरल्स। अब ऐसे थोड़ी कि सिर्फ सिलिकेट्स ही होंगे, और भी तो मिनरल्स होंगे ना लावा में, क्योंकि अंदर से निकला है, वहाँ पे है। वैसे भी आपको याद होगा सीमा, सिलिकेट्स एंड मैंगनीज, याद है सियाल, सीमा, तो वो अंदर से तो निकल रहा है, तो सिलिकेट्स तो होगा। जिसमें सिलिकेट्स की मात्रा ज़्यादा है वो है एसिडिक लावा, जिसमें 80% सिलिकेट्स पाए जाते हैं। जिसमें 60% अदर मिनरल्स और 40% सिलिकेट्स पाए जाते हैं वो है बेसिक लावा। आगे लिखिए, हाईली विस्कस, वो वाला हाईली विस्कस, इसकी शैन्यता ज़्यादा होगी, शैन्यता। विस्कस यानी शैन्यता, ये लो विस्कस, इसकी शैन्यता कम, उसकी शैन्यता ज्यादा। विस्कस शैन्यता वही कि हाँ, मतलब ये फ्लो होने में इसको रेजिस्ट करेगा और ये फ्लो इजीली हो जाएगा, बस। और क्या, मतलब एक तरीके से लेस रेजिस्टेंट होता है ये, लेस रेजिस्टेंट, और वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें देखो, अगर कोई लावा फ्लो कर रहा है, मान लो, थोड़ा इमेजिन करना है आपने, कोई लावा फ्लो कर रहा है, अगर थोड़ा बाहर, मतलब विस्कस है, ज़्यादा विस्कस है, यानी फ्लो कम करेगा, तो जब वो निकलेगा आपको नहीं लगता वो एकदम से नीचे नहीं बैठ जाएगा, धीरे धीरे उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा, तो तब तक उसके कोन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर कोई ज़्यादा विस्कस चीज़ है, थोड़ी सी थिक है, तो वो क्या करेगी, जितने में उद्गार हो रहा है, थिक है, वो नीचे बैठने में भी थोड़ा टाइम लेगी, तब तक एकदम से तो नहीं ऐसे और ऐसे सीधे बैठ गया, ऐसे तो नहीं होने वाला है ना। ऐसे होगा तो वो उतना ज़्यादा हाई उसमें नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी ऊंचा ऊंचा रहेगा। तो वल्केनिक कोन्स जो है वो इसी में बनते हैं। वल्केनिक कोन्स जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, एसिडिक लावा से। वल्केनिक कोन्स किससे बनते हैं, एसिडिक लावा से, समझे। और इससे क्या बनेगा, ये तो उड़ रहा है, ऐसे आ रहा है और सीधा बिखर जा रहा है, आ रहा है सीधा बिखर जा रहा है, तो इससे क्या बनेंगे, पठार, सी फ्लोर बनेगा ना। ज्यादातर सी में होता है, दरार पड़ रही है, दरार गई तो नीचे से आया वो, तो तभी तो सी फ्लोर बना। सी फ्लोर आपने ऐसे देखे हैं कभी, नहीं होते ना, सी ऐसे होता है और उसी के बीच में फ्लोर्स भी थोड़ा बहुत ऊंचा उठा होता है, जिसे हम रिज कहते हैं, ज्यादा नहीं, जैसे इतना इतना सा ऊंचा उठेगा और बाकी बैठ जाएगा सारा का सारा, समझ रहे हो। तो ये उठेगा तो इतना इतना उठेगा और बैठ जाएगा, या तो और ज्यादा उठेगा तो एक पठार की तरह, पठार यानी प्लेट्यू, प्लेट्यू ऐसी शेप होता है ना, डोम शेप का। पहाड़ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, वोल्केनिक कोन्स ऐसे होते हैं, पठार ऐसे होते हैं। तो ऐसे तभी बन सकते हैं ना जब वो लो विस्कोसिटी वाले लावा से बने, बेसिक लावा से, समझे मेरी बात। तो पठार है, सी फ्लोर है, ये सारे किससे बने हैं, बेसिक लावा से। और जो ये वोल्केनिक कोन्स बने हैं, ये किससे बने हैं, किससे बने हैं, एसिडिक लावा से। याद रहेगा आप लोगों को, ये कुछ याद नहीं रहेगा। कल हम करेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, यानी कि वोल्केनो से बनने वाली लैंडफॉर्म्स, है ना। जब वोल्केनो निकलता है तो कई बार अंदर भी चला जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे ये पहाड़ है ना, तो जरूरी नहीं है बाहरी, अंदर भी दरारें होंगी तो उन दरारों को क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। उन लैंडफॉर्म्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। बाहर की लैंडफॉर्म्स अलग होंगी, अंदर की लैंडफॉर्म्स अलग होंगी, ठीक है। अनुभव, हाँ जी, समझ आया आपको, आर्यन पक्का। एसिडिक लावा में क्या ज्यादा पाया जाता है, छा गया तो यार, चलो कल पढ़ के भी आना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी।